यार दोस्त उसको बंद करके आना पूरा, फिर मक्खियाँ नहीं तो अंदर आती हैं। और जी बढ़िया, आप पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही? हेलो भाई, मेरी आवाज़ आ रही है सही आपको? ऑनलाइन वाले बच्चों मैसेज कर दो। चले फिर शुरू करें। देखो जो नहीं, मुझे तो आए हुए 10 मिनट हो गए। हाँ, बात शुरू तभी हो गया था जब हम क्लास में आए, तभी शुरू। भाई अपने बच्चों से बात भी करनी होती है ना, सुख दुख के, वो भी ज़रूरी है। सिर्फ मशीन की तरह पढ़ाना है थोड़ा ही है। चलो देखो, हम लोग अभी चुंबकत्व की बात करके आए हैं, और जनरली चुंबकत्व से ही पूरा रिलेट करता है ये प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी देखी जाए, इंडक्टेंस के सारे फॉर्मूला जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला बनाएंगे, उन सब में चुंबकत्व का ही रोल है। और चुंबकत्व आप ये कहते भी हो कि यह किसी भी कॉइल में, यानी किसी भी कॉइल में अपने अक्रॉस में करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। करते हो ना ये? तो यही चीज़ से हम लोगों ने पूरे इंडक्टेंस को पढ़ना भी है। पहले सेल्फ इंडक्टेंस को पढ़ेंगे, फिर म्यूचुअल को पढ़ेंगे, फिर इनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में बढ़िया चीज़ ये है कि जैसे हम लोग धारिता का यानी संधारित्र वाला चार्जिंग डिस्चार्जिंग ग्राफ पढ़ के आए हैं, यही सेम चीज़ यहाँ है, बस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। जहाँ हमने वहाँ वोल्टेज का रिलेशन लिखा था, ये यहाँ करंट का रिलेशन होगा। जो वहाँ करंट का था, ये यहाँ वोल्टेज का होगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रेरकत्व को जानते हैं कि ये है क्या चीज़। मान लिया हमारे पास में ये दो कॉइल है, पहली ये कॉइल है बेटा हमारे पास में, जैसे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी, तो ये एक कॉइल, और इसी में हम लोग कोई करंट दे दें, और इस कॉइल के जो वाइंडिंग हमने की हुई है, इसमें बेटा एन टर्न है। ठीक है, पहले इसको समझ लो कि है क्या चीज़, फिर बाद में लिखना एक साथ। तो हम लोग ये कहते हैं कि देखिए जी, फाई बराबर में एन आई अपॉन में रिलक्टेंस, यानी कि एम्पियर टर्न पर, सॉरी वेबर, वो तो रिलक्टेंस होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। वो भावुक हो जाता है तुरंत, एम्पियर टर्न पर वेबर, वो तो एस के लिए था, हम फाई के लिए बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि अगर किसी भी कॉइल में, भाई देखो इंडक्टेंस तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई दुनिया में कॉइल है ही नहीं जिसमें कोई इंडक्टेंस ना हो। भाई ऐसी कोई वाइंडिंग नहीं है, या ऐसा कोई तार नहीं जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो ऐसी कोई वाइंडिंग नहीं बनेगी जिसमें कुछ रिलक्टेंस ना हो, हल्का फुल्का होगा ही होगा। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न है, टर्न एक भी हो सकता है और 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। जब हमने कुछ करंट फ्लो कराया, तो आप ये कहेंगे कि सर करंट फ्लो करवाते ही इसमें हमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स मिला जी, जिसे हमने नाम दे दिया जी फाई। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिला,
जिसका नाम हमने दे दिया जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोट कर रहा है जी फाई। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन मतलब फाई, ठीक है भाई। तो इस कॉइल में जो इंडक्टेंस आएगा L1, ये कहलाता है सेल्फ, स्वतः या स्वयं वाला इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। तो L1 जो कहलाएगा वो कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। फिर इसी के पास में हमने ये आगे देखो जी, ये करंट है I1 और ये फ्लक्स है देखिए जी φ1। हमने एक और वाइंडिंग बनाई, एक और कॉइल रखी, लेकिन बेटा इसमें कोई सप्लाई ना दे। ये रखा हमने, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है, इसमें हमें सप्लाई ना दे, ना देने की जरूरत है। जैसे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की बात करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स से, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से आया, मैग्नेटिक फ्लक्स से यहां पर एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगी, इसमें भी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो जैसे L1 इसके लिए है, L2 इसके लिए भी होगा सेल्फ। सेल्फ इंडक्टेंस इसके लिए भी था, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से यहां लिंक कर रहा है, यानी इन दोनों कॉइल के बीच में एक शब्द आएगा जिसे हम कहेंगे जी M, यानी कि म्यूचुअल। मतलब म्यूचुअल का मतलब किसी पर्टिकुलरली कॉइल से नहीं है। जैसे दो चीजें हैं भाई, इसका अलग अस्तित्व है, इसका अलग, लेकिन ये दोनों के बीच में जो इनको कनेक्ट कर रहा है, या दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को दर्शा रहा है, वो क्या है? म्यूचुअल। तो यहां पर जो शब्द है ये बनता है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है भाई। अभी सिर्फ तीन चीजों को समझना है। एक हमारे पास है सेल्फ, एक हमारे पास सेल्फ का मतलब है L1 L2, दोनों को या दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहा है वो क्या है जी? म्यूचुअल। इसीलिए यहां पर जो वोल्टेज पैदा होती है इसे हम लोग कहते हैं स्वतः उत्पन्न EMF या सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का ये मतलब होता है भाई, जो कॉइल है जिससे फ्लक्स उत्पन्न हुआ है उसी कॉइल में वोल्टेज का उत्पन्न होना। अब देखो यार, फ्लक्स तो इसका है, फ्लक्स इसका है, लेकिन वोल्टेज इसमें उत्पन्न करे, जैसे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी। तो ये जो वोल्टेज यहां उत्पन्न दिखेगी, ये वोल्टेज है जी म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। इसे लिखा भी जाता है कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के नियम पर कार्य करता है। ठीक है जी। तो जब हम कोई भी कॉइल डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो जैसे हमने कहा कि हमें तो सेल्फ इंडक्टेंस या प्रेरकत्व की परिभाषा बताइए। तो हम ले लिखते हैं कि वह किसी भी
कॉइल की उस विशेषता को दर्शाता है जो धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। जो ओरिजिनल है कि भाई ये क्या करेगी, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। तो हमने यही लिखा कि देखिए जी, शुरुआत यहीं से करते हैं। इसे ऐसे नहीं, हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, किताबी शब्द जो है इसमें भी लिख सकते हैं। देखो ये बना लिया आप लोगों ने। नहीं, सोलेनोइड तो हमेशा चुंबकीय पदार्थ का ही होता है ना। हाँ, फिर चुंबक तो आएगा कहाँ से? चुंबकीय का ही बनेगा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब का ही बनता है। हैं? 2 पेज, वो तो जन्मसिद्ध अधिकार है शुरुआत से ही, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। पंकज जी, यूपीपीसीएल में टीजी2 की वैकेंसी कब आएगी? कल बात हुई थी, जल्दी आएगी। आज बात देखेंगे करके, फोन मिला के योगी जी को। हैं? योगी जी से बात होती रहती है ना हमारी, भर्ती को लेकर। आखिर उत्तराखंड के हैं तो हमारे तो चचा लगे ना, उम्र में पिताजी से कम है तो अंकल जी है। गढ़वाली समझ आती है उन्हें, गढ़वाली समझ भी आती है, बोल भी लेते हैं। बचपन में तो रहे तो यही है ना। हैं? नहीं यार, पूरे विश्व में अलग पहचान है उनकी, ऐसा नहीं है। दो 2024 में नहीं तो 29 में वो इंडिया के पीएम जरूर बनने हैं। हाँ, 1-2 चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ना।
दो ही तो चीज़ों पे काम करने की जरूरत है सरकार को, महंगाई पे और रोजगार पे। दो चीज़ों पे बस ध्यान देने की जरूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा। चलिए देखिए, इसे आप ये भी कह सकते हैं, हमने लिखा एल कि किसी भी कॉइल में धारा परिवर्तन का विरोध कर रहा है। अच्छा जी, तो यहां से हमें मिल जाता है कि E बराबर में, तो किताब में आपको डायरेक्ट ये लिखा मिलेगा, वैसे होता क्या है, E समानुपाती DI बाई DT। फिर यहां से धारा परिवर्तन का हम एक कांस्टेंट लेते हैं L, तो E बराबर L DI बाई DT। तो E बराबर L DI बाई DT मिला बेटा हमें। जरा हमें यहां से ध्यान ये देने की जरूरत है, हमें तो सेल्फ इंडक्टेंस सेल निकालना है। यहां से L बराबर में E बटे DI बाई DT आ जाएगा भाई। एक फॉर्मूला तो ये है। फिर देखिए, हमने इसे समीकरण नंबर 1 माना, ठीक है भाई, और हमने ये कहा कि E बराबर में N डी फाई बाई DT, ये भी तो होता है। E बराबर में D बाई DT, L तो कांस्टेंट है, तो अगर आपने यहां लिख भी दिया तब भी आपने बाहर ही लाना है इसे। इसी तरीके से D बाई इसे ले लेते हैं दूसरे समीकरण, समीकरण 1 व 2 से देखना जरा, समीकरण 1 व 2 से बेटा Li बराबर में N फाई आ गया। अरे बाकी तो चीज वही है, E ही तो है दोनों, तो हम क्या लिख सकते हैं, Li बराबर N फाई। तो L बराबर में N फाई बाई I मिल जाएगा। N फाई जो डिनोट करता है, देखो तभी मैंने कहा था फ्लक्स लीकेज अलग है और लिंकेज अलग है। लिंकेज का मतलब होता है जब फ्लक्स को टर्न कट कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं उससे। तो ये भी एक इंडक्टेंस का निकालने का फॉर्मूला है भाई, ये भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग लिखते हैं कि L समानुपाती किसके हैं, फ्लक्स लिंकेज के। ये भी कई बार आ जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल में ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल होता है। एक फॉर्मूला हमने ये लिखा है, अभी आगे बढ़ेंगे, एक हमने ये लिखा है, लिखना जरा जल्दी से एक बार।
लिख लिया? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो भाई, यहाँ तक नॉर्मल सा ट्रैक है। अब देखो, मैंने इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं दिए, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आए हैं। देखो हमने L बराबर N∅/I सीखा है अभी तक। एक हमने ये पढ़ा है, ये हमारा यहीं से I बराबर L/dt से। लिख ला भाई राकेश बाबू। फ्लक्स वही है, फ्लक्स चेंज नहीं है किसी में भी। हाँ हाँ, तभी तो म्यूचुअल है, इसका ही फ्लक्स है, वही सेम फ्लक्स इस पे कट हो रहा है। नहीं, वो K का फैक्टर है, अभी बताएंगे उसको म्यूचुअल में ना। अगर K बराबर 1 है तो वही है, जैसे हम ट्रांसफार्मर में भी देखते हैं ना, तो हम तो वही। देखो जैसे दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास में ले आए, तो एक सेल्फ इसका भी है, सेल्फ इसका भी है, लेकिन दोनों के आपस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरलिंक हुई है वो म्यूचुअल को दर्शाता है। मतलब जो दो बाइंडिंग है, वो जुड़ना दो बाइंडिंग का मैग्नेटिकली, वो म्यूचुअल को दर्शाता है। तभी आप ट्रांसफार्मर में लिखते भी हो कि दोनों बाइंडिंग मैग्नेटिकली कपल्ड होती है, मतलब मैग्नेटिकली जुड़ी होती है, तो वो म्यूचुअल से जुड़ी है। म्यूचुअल में भी सेम फॉर्मूले आएंगे, म्यूचुअल में भी सेम फॉर्मूले आएंगे। अभी देखो आप, अभी सेल्फ से निपट लो। जैसे हमने अभी ये सीखा कि L बराबर में N∅/I, यही तो पढ़ा भाई। अब हमने देखिए फाई का मान, ये हमने ले लिया जी, समीकरण नंबर 3 है। फाई का जो मान है, फाई बराबर में Ni/L, हमने अब तक पढ़ा है नहीं। फाई बराबर L कैसे है? फाई बराबर तो Li/N होता, अगर सूत्र से भी देखते हैं। यही होता है भाई। अच्छा जी, और साथ में आप ये भी सीखते हैं कि Ni/S का जो मान है 1/μL/A, पढ़ते हो ना? फिर μAI/L, यही तो पढ़ते हो। अच्छा, N छूट गया, μA/Ni, हाँ भाई का मान आ गया भाई। ये हमने कहा कि ये भी फाई का मान लिखने का एक रूप है। फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए जी, L बराबर में, देखो ध्यान से, N यहां पहले से है, ये है, तो μN²A/I अपॉन में क्या है, L और I, इससे कैंसिल हो गया बेटा। तो L का जो फॉर्मूला हमें मिला, μN²A/L हेनरी, ये भी तो इंडक्टेंस का ही फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो ये भी बहुत जरूरी सूत्र है।
डिज़ाइन में तो ये मेला चल रहा है कि सुबह उठ के थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, पढ़ना तो बेचारों को आ ही नहीं। और एक से बढ़कर एक होशियार बनता है जिसे ABCD नहीं आती, कह रहा है कि सर रिलक्टेंस में तो म्यू 1/μ L/1 स्थिर होता है, बदलता ही नहीं। अरे रेजिस्टेंस में LA ये कभी स्थिर हो सकता है भाई? फिर तो दुनिया में हम फॉर्मूला पढ़े क्यों रहे? फिर तो फिक्स कर दे कि भाई रिलक्टेंस इतना है। वही तो, म्यू भी पदार्थ के साथ साथ बदलता रहेगा। रिलेशन ही नहीं बनाते इसका टेम्परेचर के साथ में। इसमें टेम्परेचर से इसलिए रिलेट नहीं करते कि इसमें क्यूरी टेम्परेचर दे दिया, कितने पे जा पे कोई भी चुंबक तो मतीली और पैरामैग्नेटिक में बदल जाना है। आगे बढ़े। अब देखो, आपने दो चीजें पढ़ी है बड़ी कमाल की, और दोनों में डाउट हो सकता है बिल्कुल। L बराबर में N∅/I पढ़ा देखो एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपने साथ में ये पढ़ लिया, μN² A/L। ये भी तो पढ़ा यार। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूला में अगर आप देखें, मान लिया मैंने आपको ये कहा कि इंडक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न का रिलेशन क्या है, आप क्या कहोगे? हैं? नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो N भी तो है यार। नहीं समझे नहीं यार, अब बात मैंने किसी का फाई स्थिर करके सिर्फ N को बदलने की बात कर रहा हूं। अगर तो L प्रोपोर्शनल टू N और L प्रोपोर्शनल टू N², दो चीजें ना बाबू, दो है। अब देखो याद रखना हमेशा, जब हम इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन लाइन की चर्चा करते हैं, मतलब कि जो ऊपर वाला सूत्र है ये आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अनुसार। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी प्रदर्शित होती है धारा से। जब आप ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर का प्रेरकत्व ज्ञात करने की चर्चा करेंगे तो आपको जरूरत है N, I और φ की। लेकिन जब भी आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकत्व प्रॉपर्टी, कॉइल, सोलेनॉइड, टॉरॉयड, इन सब की बात करोगे तो आपका सूत्र होगा ये वाला। तो जब भी एग्जाम में आपको पूछा जाए कि अगर एग्जामिनर ये कह रहा है, देखो सवाल को भी निपटा लेते हैं ना भाई, इस वाले का आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी एक ट्रांसमिशन लाइन में टर्न व प्रेरकत्व के बीच क्या रिलेशन या संबंध होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन लिख दिया तो भैया L प्रोपोर्शनल टू N मेरे बच्चों ये करना है। लेकिन पेपर में जो आएगा और जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद है ये है, ये देखो ध्यान से, हमने कहा कि एक वाइल में टर्न की संख्या दोगुनी कर दी जाए
तो प्रेरक हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रेरक हो जाएगा। तो देखो एल समानुपाती कितना है, अरे बता यार, कॉइल वॉइल सबके लिए क्या लिखा है, n², तो कितना हो जाएगा, अरे यार ये 2 गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ये गुणा ठीक है भाई। अब इंडक्टेंस के तीनों फॉर्मूले पढ़िए जरा। पढ़ो पढ़ो, तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए ये। आगे चले भाई यहां से। देखिए जी, अब हमने जो सूत्र सीखा है, ये सूत्र हमने पढ़ा कि L बराबर म्यू n² A/L, ये तो पढ़ा। इसे बेटा हम ये भी लिख सकते हैं कि L बराबर n² 1/μ L/A, जो नीचे से ऊपर पहले सॉल्यूशन में लेके गए थे। तो 1/μ L/A क्या कहलाता है, रिलक्टेंस। तो L बराबर में n²/S हेनरी। ठीक है, अब देखो यहां से, मतलब पुरानी चीज कुछ याद करो मैग्नेटिज्म के। बेटा आप ये लिख सकते हो क्या बच्चों की L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S, लिख सकते हो। हमने एक दिन प्रॉपर डेरिवेशन की थी, अरे डेरिवेशन की थी, जिसमें हमने कहा था कि जो ये S है इसकी यूनिट हेनरी इनवर्स है। ठीक है जी, तो देख लो हेनरी इनवर्स आएगी, अगर ये L की हेनरी है तो इसकी कितनी आएगी, हेनरी इनवर्स आएगी। तो इंडक्टेंस और रिलक्टेंस का रिश्ता जो बनता है वो एक दूसरे के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है। ठीक है भाई, तो लिखो जी, हो गया कंप्लीट। हाँ, अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करेगा तो n मान के ही आंसर करना है, होता भी ये नहीं देगा तो ये ना, नॉर्मल में, कॉइल में, सोलेनॉइड, इन सब में यही करना है। स्पेशली अगर ट्रांसमिशन लाइन लिखेगा ना तो तब ये इसके साथ जाएगा। करेंगे भी परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में, पढ़ते भी है ये सूत्र। चले फिर आगे भाई। ले भाई लिख लो।
चलो भाई देखो भाई बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर बात करें, देखो ये फॉर्मूले ईमानदार से बताओ याद है आपको? अरे सेल्फ वाले याद है तो मानो म्यूचुअल वाले सब याद है भाई। इसीलिए अपना कम चीज़ों को याद रखो जिससे डाटा ज़्यादा कवर हो जाए। सेल्फ वाले याद हो गए तो इनको लिखने की आदत बनाएं। देखिए हम लोग ये कहते हैं कि किसी कॉइल की वह विशेषता जो अपने पास वाली कॉइल में धारा के परिवर्तन का विरोध करती है, वह म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। देखो हमने एक चीज बनाई यहाँ, जो भी बनाए थे इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें भाई बच्चों। हमने यहाँ से जो करंट दिया वो I1 है, ठीक है भाई। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये यार बच्चों हमने 512 ले लिया। 12 का मतलब है दोनों का लिंक हो रहा है, ठीक है जी। यहां पर एक और कॉइल है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न N1 है और इसमें बाबू N2 है, ठीक है। देखना आप किस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखेंगे। यहां जो वोल्टेज आएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण आएगी भाई। फ्लक्स इसका उत्पन्न इसमें कर रहा है, म्यूचुअल हो गया। ये बताओ आपने जो चीजें सीखी हैं, EM बराबर में या EM समानुपाती, ये कौन से करंट से आया है? अरे कौन से करंट से यार? पास वाली कॉइल के करंट से ही तो आया है। तो आप लिखेंगे जी Φ1/dt म्यूचुअल में। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण है, यहाँ कांस्टेंट पहले क्या था? सेल्फ L, अब क्या है? म्यूचुअल। तो dI1/dt। अरे भाई सेल्फ में L था, म्यूचुअल में प्रॉपर्टी क्या थी? M वाली है। करंट सेल्फ में बात करते तो इसी कहा था, म्यूचुअल की बात हुई है तो भाई इसके पास वाले कॉइल में। अब यहां से M का फॉर्मूला बोलो, M बराबर में EM/dI1/dt। इकाई वही है हेनरी, ये नहीं बदला। कुछ अलग है क्या भाई? अब दूसरा फॉर्मूला भी लिखो। देखो आपने दूसरा एक फॉर्मूला L बराबर में N∅/I लिखा है यार। तो देखो दूसरा जो फॉर्मूला है, M बराबर में टर्न तो N2 है, फ्लक्स कौन सा है? अरे बोलो Φ12 है। करंट कौन सा है? I1। तो
एक फॉर्मूला ये है। आ गया जी। अब देखो, एक फॉर्मूला आपने भी ये लिखा है, म्यू एन स्क्वायर ए बाई, ये लिखा था। अब देखो जी, m के लिए फॉर्मूला क्या है, किताबों में जनरली m के लिए फॉर्मूला लिखा, सेल्फ पढ़ा के छोड़ दिया। अब जब सेल्फ सिखा दिया तो सेल्फ की मदद से ही m को याद मत रखो, रटो मत इसे, m को लिखने की आदत बना लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो m बराबर में भाई म्यू भी एज इट इज है, ठीक है जी। अब इसमें ये याद रखिएगा, म्यू n1 n2, भाई क्योंकि इसका जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स अल्टीमेटली उत्पन्न तो इससे हुआ ना, तो ये वाला जो फ्लक्स फाई बराबर में, वो तो आप n1 बटे n1 I1 बटे इसी का रिलक्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना था। तो म्यू n1 n2a अपॉन में l, यहाँ क्या है, म्यू n स्क्वायर ए बाई l। कुछ बदला, ये हो गया जी हेनरी। अब m बराबर में आप ये भी लिख सकते हो n1 बटे n2 बटे रिलक्टेंस, ये हेनरी। मतलब सेल्फ के फॉर्मूला को याद करो और उनसे म्यूचुअल को लिख लीजिए। अब देखो, जब क्लास शुरू हुई तो आपने एक जिक्र किया था कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, एक शब्द लेते हैं हम लोग, देखो दो कॉइल है, अगर ये दोनों कॉइल आपस में पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक कर रही हूं, एक दूसरे के पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स को इंटरेक्ट कर रही हो, तब तो बहुत बढ़िया। हम कहेंगे कि अगर यहां से फाई भेजा तो उस पर फाई ही लिंक किया, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई यहां से हम फाई भेजें लेकिन इस तरफ फाई ना मिलके हमें 0.95 मिले, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इधर से हम 10 भेजे, इधर से हमें 8 मिले। भाई 10 भेजेंगे इधर, 10 से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना हमें, या तो 10 मिल सकता है या उससे कम मिल सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, देखिए के से। के का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, कपल करना। जैसे ट्रैक्टर पे पुली लगी है भाई, उसके साथ हमें कोई मशीन को लगाना है, वो कपल्ड है। मोटर के साथ कोई मशीन लगाना है तो वो कपल्ड है। तो दो चीज़ों को जोड़ने को प्रदर्शित करता है कपलिंग होना। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग देखिए हम किस तरीके से बताते हैं। मान लिया हम ये कहें एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल भाई ये है, दोनों आपस में म्यूचुअली कनेक्ट है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में लिंक कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाई है या फाई 1 है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाई 2 है, ठीक है भाई। तो जो रिलेशन होता है वो हम लोग लिखते हैं कि फाई 2 बराबर में के इंटू फाई 1। अगर के बराबर 1 है, अगर के बराबर 1 है तो आप कहेंगे फाई 2 इज इक्वल टू फाई 1, कि भाई पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है। और अगर के लेस देन 1 है तो इट मीन्स फाई 2 लेस देन फाई 1। भाई के बराबर 1 से ज़्यादा बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये कहलाती है हार्ड यानी कि टाइट कपल्ड।
और ये कहलाती है ढीली यानी कि लूज कपलिंग। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा आगे और चलेंगे, इसे थोड़ा लिख लो आप। हाँ, पूरा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। हिंदी कब तक हो जाएगी तुम लोगों की? अरे जिम ज्वाइन करना था यार मुझे, सुबह का टाइम ना। हाँ, जाने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन वहाँ कुछ करना भी तो है, घूम कर थोड़ा ही आना। हाँ हाँ, कौन सा? हाँ, सेकंड में? नहीं, फर्स्ट वाले हैं। इसमें सब में ईएमई है। करंट तो उसी का परिवर्तन था ना। तेरे यार बाल उड़ गए भाई, पैसे वाली पार्टी फिर तो। भाई हमारे इधर तो यही बोलते हैं, जो ये जिसके बाल उड़ जाते कि भाई तगड़े पैसे वाले आदमी। नहीं नहीं, वो तो बात ठीक है, बोलते हैं मतलब है ना। सही बात है, मोटिवेट होने के लिए कुछ तो हो जीवन में। हो गया। चलें जी, देखो तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी के एम
L1 और L2, इनके लिए एक फॉर्मूला आता है भाई, याद रखिएगा इन चीज़ों को। K कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, M म्यूचुअल है, L1 और L2 सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल 1 और कॉइल 2 के। तो M बराबर में K अंडर रूट L1 L2। भाई ये बहुत ज़रूरी सूत्र है, इसे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर क्या, वो ऊपर काम चल रहा है अभी ना। नहीं नहीं, ये पानी यहाँ से आ रहा है, इन्होंने ऊपर का जो बनाया है ना ये कैंटीन वाला, तो उसमें इन्होंने पोल खड़े किए थे, तो इन्होंने पहले ये गलत जगह ड्रिल्ड कर दिए, वो लाइन सीधी नहीं थी, तो मैंने लाइन सीधी करवाई, नहीं बदलवाए, तो उन्होंने वो छेद जो किए थे वो ऐसे छोड़ रखे अभी, तो बारिश वारिश होती है तो वो पानी आ जाता है इसमें से। अब इस पे जब ये होगा प्लस्तर वलस्तर और टाइल वाइल होगी तब बंद होंगे। टेंशन ना लो, काफ़ी मजबूत है ये। इसमें सिर्फ यहाँ से जितना ये ऊपर दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर है, और एक कॉलम में इसमें 7 क्विंटल सरिया है, सिर्फ यहाँ से वहाँ तक, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बेफिक्र हो। हाँ हाँ, ये 8 फीट गहरा है नीचे ना, 8 फीट गहरा है, और गहरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जितना है, ये इतने चौड़े गड्ढे हैं, या 8 फीट ऐसे, 8 फीट ऐसे, 8 फीट गहरा। फिर वहाँ पे नीचे डबल सरियों का जाल बंधेगा, आरसीसी डलेगी, फिर वहाँ से कॉलम खड़े हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सेफ जगह है वो। कौन सा? अरे इतने महंगा थोड़ा लिया जाता है, हैं? जब कोई बेचेगा तभी तो लेंगे, और क्या, जहाँ होना होगा वहाँ हो जाएगा। इतनी भाग दौड़ और इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब कुछ बन जाओगे तब घूमने फिरने आना, तब बताना कि सर ये ले लो, हम भी सहयोग करेंगे, हैं? और क्या। आए वैसे भी काफ़ी एरिया, 1 बीघा है ये पूरा एरिया ना, इसमें एकेडमी है। और ये जो दीवार है, ये दीवार 2.5 फीट चौड़ी दीवार है ये, मतलब ये कॉलम तो अलग है, इससे आरसीसी है वो पूरी, और उधर फिर 9 इंच की दीवार है, ताकि ये गिरे ना कभी भी इधर को। और ये पीछे भी जो दीवार है 1.5 फीट का सिर्फ आरसीसी है इसमें ऊपर तक।
जहाँ किस्मत में होगी एकेडमी की वहाँ। अब एकेडमी में हमारी अकेले किस्मत तो चलती नहीं। अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो भाई 50 की किस्मत है। देखेंगे कभी भविष्य में। वो तो एक ही दर है बेचारे का, छोटा सा एक टुकड़ा है। वो ये बोलता है कि ना एकेडमी वालों को ही नहीं देनी, चाहे खाली रखनी। उधर लिया था पार्किंग के लिए जी, तो कॉलोनी वालों ने सलाह मशवरा किया और उसमें झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये कॉलोनी वाले बहुत अजीब मेंटलिटी की है। मैंने ये ऑफ़र दिया, मैंने ना पिछली मीटिंग में, कि काम करो ये कॉलोनी एकेडमी के नाम कर दो। नाम इन द सेंस कि इसके बाहर इसका देख रेख की सब हमारी जिम्मेदारी है। इसकी सड़कें बनानी सरकार से नहीं, खुद के पैसे से। इसे पूरे कैमरे से कवर करना, इसमें फूल लगाना, भाई जब भी त्यौहार आते हैं फंक्शन करना, एक वेल मेंटेन, और उधर से एरिया से तार बाड़ करके पूरी सिक्योर करना, बाहर गेट लगाना, सिक्योरिटी गार्ड बैठाना। ये सब हमारी एकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम लोग करेंगे। तो इन्हें लगा कि ये क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे। हमारा सिर्फ ये था, मैंने कहा कि जाना जाए एक जगह को, भाई इंजीनियर एकेडमी कॉलोनी है और वेल प्लान और वेल मेंटेन कॉलोनी है। तो हमारा तो ये था कि एक अच्छा मैसेज दे, और फ्री में ये काम होने वाले थे नहीं। कम से कम स्टार्टिंग में 5-7 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। तो हम तो ये सोच रहे थे कि पिछली बार किताब बांटी थी, इस बार इस तरफ लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो इन्हें बेचारों को लगा पता नहीं क्या इसमें कौन सी स्कीम है इन पे ऐसी, ऐसा ये बोल क्यों रहे, इतनी अच्छी बातें क्यों कर ली। तो कुछ ने तो मना कर दी, ना जी ना, ऐसा नहीं करेंगे हम। और बाद में इन्होंने चंदा रखा कि 100 रुपये हर आदमी जमा करेगा हर महीने। मैं बोला मैं 1 रुपया नहीं देता तुम्हें, 100 रुपये क्या, एक फूटी कोड़ी नहीं देता। जब हमने सब करने की जिम्मेदारी ले ली और तुम्हें मिर्च लग गई, तो भाई हमसे पैसे क्यों मांग रहे, कोई रोल ही नहीं है, फिर आप लोग करो। तो बेचारे अजीब से ही है ये ना, और थोड़ा सा जेलेसी भाव ज़्यादा है। अगर इनकी तरह हम भी सड़कों पे खड़े होकर दारू पीते हैं। अब तो हमने डरा धमका थोड़ा कर दिया, नहीं तो ये क्या करते, शाम को इस खंबे के बाहर पे खड़े होकर पैक लगा रहे, ये हालत है। गांव की ज़मीन बेच के घर बना रखे हैं यहाँ, तो अपना मज़े कर रहे हैं। किराया हमारे बच्चे दे ही रहे, इससे घर का खर्चा आ ही जा रहा। नहीं तो कोई, चलो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो सीरीज और पैरेलल, और हमारा तो ये है कि छोड़ो अपना, दुनिया है क्या साथ लेके थोड़ा ही जाना, नेचर है अपना। तो चाहे मुझे कोई कुछ भी बोलता हो पीछे, लेकिन मैं सबके साथ नमस्ते करता हूँ, चाहे कोई बड़ा छोटा, सबको बोल के भी चलता हूँ, हाल चाल भी पूछता हूँ, चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो। मैंने कहा हमें ये द्वेष भावना रखनी ही नहीं भाई, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ है, हमारा नेचर हमारे साथ है। और अपने बच्चों को भी यही समझाने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, दूसरा क्या कर रहा है वो उसके कर्म है। तुम दूसरे के लिए ना कभी बुरा सोचो, ना कभी बुरा बोलो। हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करो कि भाई सबको सद्बुद्धि दे और सबको खुशियाँ दे, तो अपने आप से आपको खुशियाँ और डबल ट्रिपल मिलती हुई चलती है। देखो जो सीरीज और पैरेलल है ये इसमें बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर ITI के लिए सीरीज वाला बहुत ज़रूरी है। लेकिन पैरेलल का SSC JEE में एक सवाल आया था, जब 3 इंडक्टेंस जुड़े हो, 2 वाला सब लोग लिख लेंगे, 3 वाला मैं लिखा रहा हूँ आपको, एक बार प्रैक्टिस में ज़रूर रखें। क्यों, ये मान के चलो कि कई बार एग्जामिनर ये सोचता है कि किसका पेपर बना रहा हूँ, UPPCL या TG2 या फिर ITI, तो एक काम करता हूँ जो JEE में छोटे छोटी चीज़ें आ चुकी उनको भी थोड़ा डाल लेता हूँ। तो कई बार इस तरह का अपना माइंडसेट होता भी है। तो 3 वाले को भी लिखने की आदत जरूर रखिएगा कि किस तरीके से हल करेंगे, और बहुत कम समय में आप डायरेक्टली हल कर सकते हो। तो नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन
इंडक्टेंस। देखो यहां पर बेटा पोलैरिटी बहुत जरूरी है, और 1 मिनट के लिए लिखना बंद करके इसको थोड़ा समझ लें। देखो अगर हम ये कहें कि एक इंडक्टेंस ये है और ये दोनों ना इतने दूर हो कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में काटे ही ना, जब नहीं काटेंगी तो म्यूचुअल आएगा ही नहीं, है जी। तो अभी इसमें कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, तो L इक्वलेंट बराबर में L1 प्लस L2, ये हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, सीधा सा सवाल है। देखो ये डॉट प्रदर्शित करती है सेंस ऑफ बाइंडिंग, बताऊंगा अभी। सेंस मतलब बाइंडिंग का मतलब कि बाइंडिंग किस तरीके से लपेटी गई है, किस तरीके से की गई है। मतलब जैसे सोलेनॉइड है यार, तो इस पर हमने बाइंडिंग जब की है ऐसे में की है या फिर ऐसे में की है, ये बताती है डॉट। तो ये दिमाग में रखिए कि मान लिया बेटा इन दो के बीच में इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। तो आपको ये समझना है हमेशा, छोटा सा ये कष्ट करना है कि जो ये डॉट है, इस डॉट से आप एरो मार्क कर दीजिए। मतलब इस डॉट से स्टार्ट होता हुआ ये अपना एरो मार्क कर दिया ये बाइंडिंग की तरफ भाई, ठीक है भाई। अगर इनकी दिशा सेम आती है, मतलब किताब में जैसे करंट डायरेक्शन से हैं, लेकिन आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए आसानी से, वो इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो जब इनकी दिशा देखिए दोनों की सेम आई है भाई, तो इसको कहेंगे हम लोग जोड़ने वाली पोलैरिटी, ठीक है भाई बच्चों, जोड़ने वाली। और जोड़ने वाली के लिए हमें यहाँ देखो L इक्वलेंट लिखने का तरीका सीखो प्लीज। अभी हमें रटना नहीं है, अभी हमें समझना है यार। ये तो 2 के लिए हो सकता है, 3 के लिए पूछ लें, 4 के लिए पूछ लें, तो लिखने का तरीका देखिए। सेल्फ तो L1 प्लस L2 होगा, पहले वाले पे दूसरे से कितना इंडक्टेंस है M भाई, पहले वाले पर दूसरे से कितना है M, और जोड़ने वाली है तो प्लस लगाना है। फिर दूसरे पर यार ये पहले की जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, और पहले की दूसरे के पहले के साथ भी तो है, तो दूसरे पर पहले से कितना है M, ठीक है। तो टोटल जो मिलेगा L इक्वलेंट बराबर में L1 प्लस L2 प्लस में 2M, M स्क्वायर थोड़ा, ये तो प्लस है ना, हाँ M तो दोनों में सेम है। ये तभी तो म्यूचुअल दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो जैसे जरूरी नहीं कि जोड़ने वाली इसी तरीके से आए, देखो ऐसे भी तो हो सकता था, जैसे ये डॉट है, ये डॉट है, तो हमने कहा इस डॉट से वाइंडिंग की तरफ को एरो खींचो, तो यहां से इस तरीके से खींचोगे वाइंडिंग की, सेम दिशा में आए दोनों, तो ये L1 है, ये L2 है, तो बेटा यहां भी तो जोड़ने वाली पोलैरिटी है, जोड़ने वाली पोलैरिटी है। अब जोड़ने वाली पोलैरिटी L इक्वलेंट बराबर वही L1 प्लस L2 प्लस 2M, तो L इक्वलेंट बराबर में L1 प्लस L2 प्लस में 2M। हो जाएगा जी, अरे ठीक है। अभी देखो ये है, ये डॉट है और ये डॉट है,
इन दोनों के बीच में हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, इससे एरो ये और बाइंडिंग की तरफ इससे ये, दोनों एरो विपरीत दिशा में आए हैं। ओके जी, तो L इक्वलेंट बराबर में वही L1 प्लस L2 तो सेम रहेगा भाई बाबू, L1 प्लस L2। भाई इससे इस पर माइनस है, अब घटाने वाली है ना, ये अपोजिट दिशा में एरो आ गए तो आप कहेंगे घटाने वाली पोलैरिटी। तो ये माइनस m, यानी L इक्वलेंट बराबर में L1 प्लस L2 माइनस 2m। ये तो होता है यार सीरीज को हल करने का तरीका। मतलब चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जब एरो अपोजिट बनेंगे तो घटाने वाली, और अगर सेम है तो जोड़ने वाली। जैसे कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लो, तीन हेनरी, 2 हेनरी और 5 हेनरी। भाई बच्चों ये दिए, देखो 3 दे दिए। हमें इसके लिए ये कहा, भाई ध्यान से देखना जी, L इक्वलेंट बताना है कि L इक्वलेंट ज्ञात कीजिए। पहले हम सेल्फ लिखेंगे, तो L इक्वलेंट बराबर सेल्फ है 3 प्लस 2 प्लस 5 है जी। भाई एरो लगाएंगे तो यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ। पहले इन दो के बीच में देखे भाई, जो ये 2 दिया है पहले इसका हिसाब करें फाइनल। इसमें और इसमें एरो सेम दिशा में है तो जोड़ने वाली आ गई। जोड़ने वाली में अभी हमने सीखा है 2m लिखना, देखो वो नीचे था। तो 2 गुणा 2 करेंगे यार बच्चों, हो गया 4 है जी। अब देखे इसके में ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, अपोजिट है एरो, तो अपोजिट यानी घटाने वाली पोलैरिटी, तो माइनस के 2m वाला, तो माइनस के 2 इंटू 1, तो माइनस कितने आ गए जी, 2 आ गए। अब आगे बढ़िए, देखिए अब ये 3 हेनरी को देखो, यहां से इसमें एरो ये है और इसमें एरो ये है, अपोजिट है एरो। अगर अपोजिट में एरो है तो घटाने वाली, तो माइनस के 6। भाई 2m ये सिखाया ना, देखो ये जोड़ने में। अब देखो जी 3 2 5 और 5 10, 4 14, कितने हो गए जी, 5 10, अच्छा ये तो हो गया जी 14, माइनस के हो गए 8 हो गए, तो कितने हो गए जी 6 हेनरी आ गए। कर लोगे 3 वाला भी, मुश्किल तो नहीं है। आपके लिए जरूरी 2 वाला है, लेकिन हमने 3 वाला भी देख लिया जो एडवांस है। लिखो जी, इसको फाइनल करो। है बाइंडिंग के तरीका करने का ना, इसका मतलब दो, देखो सेम दिशा में एरो आने का मतलब है कि इन दोनों वाइंडिंग के करने का तरीका समान है, तो इसलिए जोड़ने वाली है, एक ही दिशा में जाएगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहां से करंट को ले लें तो दोनों में समान तरीके से एंटर करेगा, इसमें भी वाइंडिंग से पहले से और इसमें वाइंडिंग के पहले से, तो इसलिए जोड़ने वाली है। हाँ बिल्कुल, करंट का दिशा बदल जाएगा। है पहचानेंगे, एरो पेपर में थोड़ा ही देगा, ये तो बनाएंगे यार। देगा तो डॉट देगा ना पेपर में, तो पेपर में डॉट देगा। तुमने पूरी बात ही नहीं सुनी, ये तो एरो लगाना सिखाया, डॉट से वाइंडिंग की तरफ एरो खींचना जिधर वाइंडिंग है। जैसे इसमें ये डॉट है तो ये भी तो सोच सकते सर इधर क्यों नहीं खींचा, मैंने कहा वाइंडिंग की तरफ खींचना। ना ना ना, वो डॉट और क्रॉस कॉर्क स्क्रू रूल में धारा के एंटर करने को और छोड़ने की बात कर रहा था। यहाँ डॉट का मतलब सेंस ऑफ बाइंडिंग है कि ऐसे ही बाइंडिंग की या ऐसे की है, बस ये था।
लिख लो यार जल्दी। देखो जो इधर नीचे जोड़ने वाला है ऊपर भी वो जोड़ने वाला है, तो रिजल्ट बदलेगा नहीं। वो समझाया है तुम्हें कि देखो डॉट ऐसे हो तब भी, डॉट वहाँ हो तब भी, मतलब जब दोनों समान दिशा में होंगे तो मतलब जोड़ने वाली पोलैरिटी है। जयप्रकाश जी तीसरे वाला देखो ना, घटाने वाली पोलैरिटी है 3H में, तो माइनस के 3 इंटू 2 -6। हो गया भाई? हाँ भाई बच्चों, हो गया इतना काम धाम? कौन सा वाला? सेल्फ तो लिख लेगा 3 + 2 + 5। इसके बाद पहले जो ऊपर म्यूचुअल पहले और दूसरे में कितना है? 2 हेनरी है। उस 2 पे एरो दोनों वाइंडिंग में सेम आई है, हैं? तो 2 × 2 करेगा, कितना आ गया? अच्छा, ऊपर फिर 1 हेनरी है। 1 हेनरी किस किस के बीच है? दूसरे तीसरे पे है।
एरो दोनों की सेम है, अपोजिट में -2m करते हैं तो -2 × 1 -2। अच्छा, फिर नीचे 3 हैंडी दे रहा, किस किस के बीच है? मतलब पहली और तीसरी के बीच है, दोनों पे एरो सेम है। कितना है? एरो अपोजिट है, क्या करेगा फिर? तो -3 × 2 करेगा, -6 हो जाएगा। 2 में गुणा तो होती ही है ना, तो 3 × 2 -6 करना पड़ेगा ना तुम्हें, तो ये लिख दिया। कर लोगे इतना? अब देखो, अरे ये चैप्टर छोटा जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है ये। और इम्पोर्टेंट तो देखो सारी चीज़ है, जब तक पेपर ना दे दो पास ना हो जाए। हाँ बेसिक ये अब तक जो हुआ ना यही वाला, और कभी कभी ये ज़्यादा भी आ जाता है। दो 2016 या 17 में एक बार जेई वाले में ये भी हुआ था कि जेई वाले में कम से कम 70 से 80 सवाल आईटीआई वाले ही दे दिए थे। एक बार ये भी हो चुका है। अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ा ही समझ रहा हूँ, मैं कम समझता ही नहीं, मैं तो सारी चीज़ पढ़ाता हूँ तुम्हें। अरे राकेश, लेकिन आप लोगों को वो नहीं दिया ना, जैसे वो पूरा देता तो डर जाते। जैसे बायो सेवर्ट लो था तो आप लोगों को सिंपल लिखा है ना, उन लोगों को उसकी 4 अलग अलग केसेस और डेरिवेशन वो सब करवाने पड़े। जैसे आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि बायो सेवर्ट नियम है क्या, वो ज़रूरी है, उसका फॉर्मूला ज़रूरी है। अब उसे इस्तेमाल करके आप उनके नोटबुक देखना कि जब हमने एक कंडक्टर लिया और उससे हम गोलाकार रास्ता बनाए, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कैसे लिखते हैं। एक इनफाइनाइट लंबे कंडक्टर में इससे बिंदु P पर फॉर्मूला क्या आता है। एक वर्लेकार जब कंडक्टर को बनाते हैं और उसके बाहर बिंदु P पर लिखना हो तो क्या आता है। तो वहाँ ये 4 अलग अलग केसेज एक्सप्लेन करने पड़े। नहीं नहीं, तुम लोगों में आएगा तो फिर बात ही क्या रहेगी यार। पेपर दे के आना तुम, देखो ज़्यादा नहीं लेकिन 95% चीज़ें, परसेंट नंबर नहीं, वो चीज़ें आएंगी जो आप लोगों के नोट्स में लिखी होंगी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चीज़ें आएंगी 100। लेकिन हम भगवान से डरते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो रहता भी है। मतलब जो ये मेरिट 100 में से 100 जाती है ना, ये नंबर 1 का फ्रॉड है। आप मेरे से खुद में अपना 100 नंबर का पेपर बनवाइए, 100 नंबर मैं भी एग्जाम हॉल में सही नहीं भर सकता। एक तो इधर उधर मान के चलो यार, कई बार हो जाती है गलतियां ना एग्जाम हॉल में बैठ के, तो एक नंबर पेपर बनाने वाले का भी मान के चलो, तो वो तो नंबर 1 का फ्रॉड ही है जिसमें पूरी जाती है। 95% चीज़ें आपके पेपर में वो होंगे जो आपके नोट्स में है। अब वो आपके ऊपर है, अपने नोट्स को कैसे पढ़ के जाते हो। मतलब ये मान के चलो कि 140 150 टेक्निकल में से 140 वो चीज़ें होंगी, 140 सवाल जो आपने पढ़े हैं। अब तुम कैसे भाई क्या कलाकारी वहाँ करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। और इस तरह से तैयार है, हम सिर्फ इजी पेपर के लिए तैयार नहीं है, हम इजी मुश्किल मॉडरेट हर तरह के पेपर के लिए तैयार है। मतलब तुम लोगों की किताब में अपनी आईटीआई के निम्मी पिम्मी सब खोल के देखना, ये कोई कॉम्बिनेशन कुछ जिक्र नहीं है।
मतलब उसमें, और बच्चा वही सोचता है यार पेपर का पैटर्न बहुत डिफरेंट है, डे बाय डे एग्जामिनर भी चेंज करता है अपने आप को ना। आप ये मान के चलोगे पिछले 6 महीने से अब तक भी एग्जामिनर के सोचने के नज़रिए में, पहले लोग तैयारी नहीं करते थे यार, तो पहले एग्जामिनर भी उसी किताब से अपना फॉलोअप करके बना दिया। मैंने बताया तो था तुम्हें, सर्च इम्पिडेंस तुम्हारी किसी किताब में नहीं लिखा होगा, तब भी तुम्हें TG2 में पेपर में पूछा जा चुका है सवाल। अब तो लिखाना पड़ेगा ना डायरेक्ट भाई। अब वो सिर्फ पढ़ के काम थोड़ा ही चल जाएगा कि रेजिस्टेंस गोल गोल घुमा होता है, ये पढ़ के काम नहीं चलेगा यार। अब उसकी एग्जाम की डिमांड भी नहीं रियली मैं बताऊं तो। अब एग्जाम में डिमांड किसकी है? माइका के 6 डॉट कैपेसिटर की, नया सा है ना और ईजी है, और खासकर ITI के बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा काम उसी का होता है। JEE वाले BTech वाले तो लाइब्रेरी में, ये लैब में जाते तक भी नहीं, लेकिन जो ठीक ठाक जगह से ITI करता है प्रॉपर, उसका लैब में बहुत काम होता है। कोई वैसे ही बनवाए अलग बात है, अगर जेन्युइन तरीके से कर रहा है तो लैब में काम करना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, उसके प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली नॉलेज ITI वाले को अच्छी होती है। बाइंडिंग करना सिखाना, कुछ टीचर तो होते भी हैं ऐसे, एक यहाँ इसमें निरंजनपुर में एक अध्यापक काफ़ी पुराने, पता नहीं अब रिटायर हो गए, तो वो बच्चों को बाइंडिंग वाइंडिंग करने भी सिखा देते हैं, बताते भी हैं, ऐसे मोटर को भरते हैं, ये अगर साउंड कर रहा है तो ये प्रॉब्लम है, उसे पूरा निकालेंगे, भरेंगे, सिखाएंगे, बनवाएंगे। लेकिन वही है कि बच्चा कितने दिलचस्पी के साथ कर रहा है वो निर्भर करता है। चलो जी, अब पैरेलल वाले लिखो। देखो पैरेलल में एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा है। जैसे L1 और L2, भाई पहली बात तो यही से शुरू है कि ये दो दूर दूर रखे हैं, ठीक है भाई बच्चों, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, ऊपर हेडिंग डाल लेना आप, समांतर क्रम है जी। तो आप रेजिस्टेंस को कैसे हल करते थे भाई बच्चों? अरे L1 L2 भाई, यही तो करते थे। अच्छा जी, L इक्वलेंट बराबर L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, ये तो नॉर्मल है, रेजिस्टेंस वाले ही है ना। अच्छा, कुछ बड़ा सा लिखा है बच्चे ने, कुछ पढ़ लें। क्या बैल? लाउड स्पीकर में परमानेंट मैग्नेट होती है, हार्ड मैग्नेट। हाँ, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की होती है ना। देखो भाई, ये सब्ट्रैक्टिव कहोगे? अरे एरो लगाएंगे तो अपोजिट आएगी दोनों पे। अच्छा, और बढ़िया, मैं तो दुआ करूंगा कि यही मुश्किल सा पेपर बने और ये चीज पूछ लें एग्जामिनर। है क्या बनाया? किसी ना किसी में तो फंसेंगे ही। अरे कोई सी शिफ्ट आएगा तो इसी में से। हद है यार, ऐसा होगा कि एक में यहां से देगा और दूसरे में मैकेनिकल से देगा बस। अरे किसी में रेजिस्टेंस निकालने मान कुछ और दे देगा, किसी में कुछ और दे देगा, सही। तो अब देखो यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे सेम है, ये पहले इसलिए बना है कि इसमें देखो L इक्वलेंट, बेटा इसमें दो चीजें L1 L2 L1 प्लस L2,
ये तो पता नहीं है राजस्थान वाले क्या कर रहे हैं, टेक्निकल हेल्पर पेपर ले लिया, अब तक कुछ पता है नहीं इसका क्या है क्या नहीं। पहले तो कह रहे थे कि ये तो 1 महीने में पूरा कर देंगे, ये कर देंगे। देखो -m² सब में दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है। ये बताओ पहले जब सीरीज में अपोजिट पोलैरिटी थी तो L1 + L2 - 2m था, ठीक है। यहां अपोजिट में नीचे प्लस 2m करना है, ये उल्टा है, यहां सेम है। अरे ये भी याद रख लो कि भाई सीरीज में पैरेलल से उल्टा होता है, ये याद रख लो। तो माइनस यहां क्या है -2m। इस पे आपको न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये आएगा तो आपको डायरेक्ट आ सकता है डायग्राम दिखा के कि दिए गए कॉम्बिनेशन के लिए इंडक्टेंस का सूत्र बताओ, मतलब न्यूमेरिकल नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगेगा आपको। चलो यही लिख लो, 3 वाला क्या लिखाऊं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। कोई नहीं, भरोसा रखो मेरे ऊपर, नहीं आएगा पेपर में। हैं? सेम क्वेश्चन पूछा था यही। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा 3 वाला, टेंशन ना लो तुम। इतना भी दुखी नहीं करते यार। जुबैर राकेश, शादी कब है तेरी? नौकरी का शादी से क्या मतलब है? लालची है इसका मतलब तो। बढ़िया दहेज लपेटे, इतना पैसा लगाए तो कोई लड़की वाले से वसूलना जरूरी है, लगाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आजकल बच्चे अरेंज मैरिज करते कहाँ, प्रेम प्रसंग चलते हैं तो प्रेम विवाह ही करते हैं। तो उसमें टैलेंट नहीं है भाई। अरे रहने दे, वो बात वही कहते हैं जिसके पास गर्लफ्रेंड है कि मैं तो वही शादी करूंगा, माता पिता जहाँ कहेंगे, ठीक है। तो ये कहानी मुझे मत समझा, नहीं तो जिसके पास है वो तो लड़ जाता है भाई, इसी से करूंगा चाहे गोलियां चल जाए। ले लू के भाग मत जाना भाई, कभी पढ़ाई लिखाई केस कोस पड़े पल्ले। मैं क्या जरूरत पड़ी, मैंने पॉलिटेक्निक ही नहीं कर रखी, मैं क्यों देता पेपर। यही का दिया है, कम से कम 10 इंटरव्यू भी दिए हैं, NPCIL में 3 महीने नौकरी भी की है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में। मैंने एक दिन एक जर्नी सुनाई तो थी अपनी तुम्हें, तो मैंने बताया तो था, एक ही दिन में उठ के थोड़ा आ गया मैं, बहुत चीज़ें की है यार। 2008 से इसी क्षेत्र में है, 1 साल तैयारी करी दिल्ली में, BHL, IOCL और DMRC से तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। DMRC में तो इतनी बार इंटरव्यू दिया मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट पे कि वो बेचारा इंटरव्यू वाले पहचानने लगे थे, तो बोलते भी थे कहीं और ट्राई नहीं करते, मैंने करते तो है जी। जब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते तो आते भी हैं, लेकिन पोस्ट बहुत कम आती थी, 1-2। और कुछ मैंने अपने, कुछ लोग बोलते हैं कि सेटिंग होती है एग्ज़ाम में, लेकिन मैंने अपने सामने से देखी है। जैसे 3 पोस्ट थी जब मैं 2011 में गया
इंटरव्यू देने के लिए। एक लड़की रखी जानी थी और 2 लड़के। तो एक लड़का था योगेंद्र, बाद में से थोड़ी मेरी दोस्ती भी हो गई थी। तो जब इंटरव्यू दे रहे थे तो जो भी आ रहा हो उसके साथ, बढ़िया DMRC का एम्प्लॉय जो भी आ रहा हो उसके साथ हाथ मिला रहा, और भाई कैसी रही पार्टी, रात तो वहाँ थे, ये थे। मैंने कहा यार चक्कर क्या है, तुम्हारा क्या मैटर है? तो मैंने कहा तुम जॉब वॉब करते हो क्या? नहीं नहीं, कि अंदर जो इंटरव्यू चीफ है वो मेरे पिताजी है। मैं बोला यार हम तो बेकार ही आ गए यहाँ 1-2 हज़ार रुपये लगा के, एक तो तेरा सेटअप, फिर चलो उम्मीद थी, चलो ठीक है। फिर इंटरव्यू का जो टाइम था वो 4:30 तक था। 4:30 तक कोई लड़की नहीं आई इंटरव्यू देने के लिए। तो फिर और उम्मीदें बढ़ी। जो 10 लोग थे हम, 10 में से 3 रखे जाने थे। अब जब किस्मत में कोई चीज़ नहीं होती, 4:30 बजे हम लोग निकल रहे थे और एक लड़की बेचारी रोती आ रही कि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, इंटरव्यू लो। और फिर लिया इंटरव्यू उसका, और उसका लिस्ट में पहला ही नाम था। क्यों? एक ही लड़की आई थी और एक लड़की रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कंपलसरी थी रखनी। तो हम नहीं हुए वहाँ भी, लेकिन हमने वहाँ से भी हताश और निराश हुए नहीं, हम खुश हुए। वो तो पहले और दूसरे, यार लिस्ट पे साइन ही तब होने थे जब उसका नाम होना था। अगर मेरे हाथ में कोई पावर हो गई, उसमें गलत भी कुछ नहीं यार, किसी ने तो मेहनत की है। अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ हो गई तो लेक्चर देने के लिए अजीब होता है, अलग चीज़ होती है कि भाई मैं परिवारवाद नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने बेटे को, भाई मेरा एक धर्म और भी तो है, पिता धर्म भी तो है। मैं अपने बेटे को, अगर कहीं मेरे हाथ में पावर होगी तो मैं पीछे नहीं रहने दूंगा। ये एक नेचर नहीं है, ये होना भी चाहिए, सत्य है। अब किसी ने तो मेहनत की होगी, उसके पिताजी ने मेहनत की होगी, और अल्टीमेटली रिटर्न तो पास करके आया ही था यार। रिटर्न में कुछ ऐसी सेटिंग होती नहीं है। अब ये तो खैर हमारी फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट थे ना हम लोग, उसमें क्या, पता नहीं अब किसके लिए बने थे, अब पता नहीं भाई, अब चल रहा बढ़िया, अब उसमें क्या करें। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सब अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं इस दुनिया में। आप ये कंपैरिजन और ये कर ही नहीं सकते दोस्त। सब अपने अपनी लाइफ को व्यवस्थित और अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। और सर इस दुनिया में ये कुछ और नहीं है, तुम्हें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। ये तो एक बोलते हैं ना आडंबर मात्र है। सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं इसमें, सब रोल अदा करेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, जन्म होते रहेंगे, सब अपना रोल अदा कर रहे हैं। सचिन क्रिकेट खेलता था तब भी इंडियन टीम थी, अब नहीं खेलता ये, बस। अभी जैसे बाल मुकुंद है, तो ये मत सोचो कि आज नहीं है, ये सोचो कि भाई मेहनत करते रहेंगे तो आज से 10 साल बाद कुछ अच्छा करेंगे, बस। इसीलिए ना कोई बेकार स्थिति में है, ना कोई बेस्ट स्थिति में है। सब अपने आप को एडजस्ट करके अपना आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और इसी में खुश भी रहना चाहिए। और हमेशा इंसान को बड़े से बड़ा सोचना भी चाहिए और उस तरफ कदम भी बढ़ाना चाहिए। अब जैसे NPCL में जब हुआ तो मैं वो सिर्फ मैंने इसलिए ज्वाइन की, उस समय मेरी कोई इच्छा नहीं थी। 2012 के लास्ट में वो सिर्फ मेरी माताजी की एक इच्छा ये थी कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन जैसे गांव देहात में होता नहीं, लोग बाग चिढ़ के जल के बोल देते हैं कि कभी नौकरी नहीं लगेगी। तो मेरी माताजी की ये था कि चाहे तू 2 ही महीना कर, लेकिन तुझे करना जरूर है। इसलिए मैंने अरुणाचल प्रदेश जाके 3 महीने तक बहुत परेशान भी रहा, ज्वाइन भी किया। और मैं था और मेरे एक दोस्त था केसर मुजफ्फरनगर से, फिर हम दोनों ही छोड़ के आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे लाइफ ऐसी थी बड़ी अजीब सी। तो किया जरूर है, वो भी इसलिए कि चलो ठीक है यार, माता जी की इच्छा थी तो करना है तो करना है। अदरवाइज इसके जस्ट बाद ही जब तैयारी एग्ज़ाम दिए, तो M.Tech के जस्ट बाद ही मेरी प्योर टीचिंग ही थी, और वही कर भी रहा था मैं, और अभी भी यही कर रहे हैं, आगे भी यही करते रहेंगे। आप जैसे पहले एक बार सेलेक्ट होते, अब ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 से 6 हज़ार JEE है हिंदुस्तान में जो अलग अलग विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ सोच के थोड़ा अच्छा फील आता है। नहीं, अब आप लोग भी करो कुछ। सर ये तो ट्रेन में फायदा भी उठा लिया सर, ये क्या? जा रहा था, हाँ टीटी ने पकड़ रखा,
अच्छा टिंकी को बोला कि मैं आ रहा हूँ कोचिंग करके देहरादून से। हाँ वो टिंकी डायरेक्ट कर रमन सर चलो, तो ये गलत बात है। हाँ, हाँ। चलो, तो कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ तो फायदा है। हाँ भाई बच्चे, कुछ तो चल हुआ तो, लेकिन तुम कुछ कम से कम उस पैसे की इनके लिए कुछ समोसा ही मंगा लेता है। अरे इनके लिए देखो किसका बर्थडे है? मेरा आज? अच्छा, देखो चार्जिंग ऑफ इंडक्टेंस, देखो हंसते हंसते आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया ये। और क्या है, बस 5 मिनट थोड़ा सा इंतजार करो। चार्जिंग ऑफ इंडक्टेंस में और क्या, फिर नया चैप्टर करेंगे ना, मेजरमेंट कराता हूँ फिर आपको। बेटा ये सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई करंट है, ये इसमें समय के साथ बदलने वाला करंट है और ये समय के साथ वोल्टेज है। इसका भी थोड़ा कम चांस है आने का, लेकिन फिर भी करके जाओ। इसमें वही है जो कैपेसिटर में T बराबर टो पे इतना, T बराबर 2 टो पे, ये सेम यहाँ पर है, कोई चेंज नहीं है भाई। बस में समीकरण ये है, याद करो यार कैपेसिटर के लिए, I बराबर I 1 माइनस E की माइनस T अपॉन टॉ। वहां RC था, हाँ, और टो यहाँ पर L/R सेकेंड, जो समय स्थिरांक है ना बेटा यहाँ, भाई यहाँ क्या है L/R, वहां क्या था RC, यही तो था। समीकरण में देखो वोल्टेज वाली समीकरण पहले वही थी, V बराबर V1 माइनस T। और याद ये रखना है कि जब हम वोल्टेज की लिखेंगे तो वोल्टेज की वो लिखनी है जो वहां करंट के लिए थी। हाँ, तो V बराबर V E की माइनस T अपॉन टॉ, ठीक है। अब देखो इसी से ज्यादा कुछ कष्ट नहीं करना, आपने ये बनाना है, ये मान लिया वोल्टेज और करंट के लिए। बेटा करंट की समीकरण दोस्तों ये बनने वाली है, भाई पहले वहां वोल्टेज की थी, यहाँ पर करंट के लिए है। ठीक है भाई, और वोल्टेज यहां पर ये बनने वाली है। अच्छा जल्दी से बताओ कि ये यहां पर T बराबर 0 पर तो पूरा अनचार्ज है ना, अनावेशित मतलब अनचार्ज है। कभी आप सोचो इसमें आवेश है क्या? अब ये बताओ वोल्टेज है, करंट तो नहीं है, ओपन होगा, और यहां पर ये बिल्कुल सही बात शॉर्ट होगा। हो गया। अब एक चीज और लिख लो इसमें बेटा, T बराबर टो पर देखो करंट का मान 63.2% ऑफ I तक जाएगा और वोल्टेज का मान 36.8% ऑफ V। अरे याद है बच्चों, ये बढ़ेगा ये गिरेगा, यानी करंट का बढ़ना वोल्टेज का गिरना क्या दर्शाता है? चार्ज होने को दर्शाएगा। ये तो याद होनी चाहिए यार, जला बोलो फटाफट बोलो यार, इस पे क्या है ये, चलो अप्रोक्स ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा बिल्कुल। चलो T बराबर 3 टो पर याद करो, अरे वाह बढ़िया, 95% ऑफ I, ये करंट का मान बढ़ेगा और 5% ऑफ V गिरेगा। और T बराबर 4 टो पर, बहुत बढ़िया, 98% ऑफ I, ये बढ़ेगा
और 2% ये भी, ये यहाँ तक घट जाएगा। याद है तो पुराना, मैंने कहा तो कोई मेहनत नहीं है इतनी। चलो जी, ये लिख ले यहाँ तक है, इसका फोटो खींच लो। ऑनलाइन वालों को तो कभी भी देख लेते हैं तो वीडियो। हो गया। देखो जी, टी, अरे रुक जाओ थोड़ा सा, 5 टो पर करंट का मान कितना, 100% ऑफ आई, आई के बराबर ही है भाई, और वोल्टेज का मान 0। तो भाई टी बराबर 5 टो पर फुल्ली चार्ज है। अच्छा, यही तो चीजें हमारी पुरानी भी थी, यही चीजें हमारी अब भी है। अंतर क्या है, जो वहां वोल्टेज था वो करंट है, यहाँ उल्टा ही तो किया हम लोगों ने। एक पॉइंट और लिख लेंगे कि इंडक्टर उसी दिशा में चार्ज होता है जिस, या उसी दिशा में डिस्चार्ज होता है, सॉरी, उसी दिशा में डिस्चार्ज होता है जिस दिशा में चार्ज होता है। ठीक है, उसी दिशा में। इसमें तुम्हें डिस्चार्ज वाला लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर लिखेंगे ऊर्जा किसमें भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंडक्टर ही तो है, तो 1/2 Li² और जूल। इंडक्टर में जो ऊर्जा संचित होता है वो क्या है, 1/2 Li²। चलो ये भी लिख लो, इंडक्टर में ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है। ये लाइन पे लिख लो भाई। जयप्रकाश जी, हमारे तो सारे लेक्चर पूरे हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए भाई, तो हमें नहीं पता। ये उस लेक्चर को लेके बेचारे परेशान हैं। जिस दिन एक दिन ऑनलाइन नहीं चला था तो मैं आपसे नॉर्मल बात करके मैंने कुछ 2-3 सवाल करवाए थे उस दिन, न्यूमेरिकल कराए थे ना मैंने। चलो यहाँ से आगे कल